नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी माफिया अतीक अहमद शाम तकरीबन 6 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा। उमेश पाल हत्याकांड केस में कल उसे सीजेएम कोर्ट में यानी कि आज उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। साबरमती टू प्रयागराज तक जेल यात्रा के दौरान एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए माफिया अतीक अहमद ने डर का इजहार किया। अतीक ने कहा कि सरकार उसके परिवार को मिट्टी में मिला चुकी है। मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। खून हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। माफिया अतीक अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत पूरे परिवार को पुलिस ने नामजद किया है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में एक सप्ताह पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया था, लेकिन अशरफ बरी हो गया था। लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भी पेशी होने जा रही है। बरेली से प्रयागराज पेशी के लिए ले जाए जा रहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का काफिला सीतापुर के नेरी रेलवे क्रॉसिंग पर रुका। फाटक बंद होने के कारण करीब 10 मिनट तक अशरफ का काफिला रुका रहा। काफिला रुकते ही कैदी वैन में सवार पुलिसकर्मियों ने पुलिस वाहन को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच एबीपी गंगा की टीम ने अशरफ से कुछ सवालों का जवाब जानना चाहा तो उसने एक बार फिर से साजिश की ओर इशारा किया। बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुजरिम बनाया जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में 28 मार्च को अतीक अहमद को तो आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन अशरफ बरी हो गया था। इस बार उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ होनी है। इधर ईडी की टीम ने प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी। दरअसल ईडी की टीम खासतौर पर अतीक के कारोबार से जुड़े हुए लोगों का नेक्सस खंगाल रही है। और ये खान सौलत हनीफ वो है जो अतीक अहमद का वकील था और उमेश पाल अपहरण केस में खान सौलत हनीफ को भी अतीक अहमद के साथ दोषी करार दिया गया था। खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल ईडी ने 2 साल पहले ही अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने प्रयागराज के फूलपुर में अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी को जब्त किया था और साथ ही 13 बैंक खातों को सीज कराया था। रामपुर की स्वार सीट पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। यहाँ 10 मई को उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। प्रत्याशी को लेकर भाजपा और अपना दल के बीच रस्साकशी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और अपना दल गठबंधन में ये सीट अपना दल को दी गई थी और अपना दल प्रत्याशी नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम यहां से चुनाव जीत गए थे। अब यहां उपचुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा और अपना दल के बीच प्रत्याशी को लेकर असमंजस बरकरार है। हालांकि पिछले चुनाव के प्रत्याशी हमजा मियां इस बार बड़ी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूँ स्वार में अब की बार। अपना दल के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल स्वार में लगातार मंथन में जुटे हैं। हालांकि अभी अपना दल खुलकर दावा नहीं ठोक रहा है। जो भी प्रत्याशी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिलकर के तय करेंगी और संयुक्त रूप से उसको लड़ाया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले मुरादाबाद की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच तो भाजपा ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के पहले राजभर ने दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली दिए जाने की तर्ज पर यूपी में भी घरेलू बिजली बिल माफ करने की बात कही। साथ ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिए जाने की बात की। साथ ही राजभर ने जातीय जनगणना की भी मांग उठाई। दिल्ली, पंजाब जैसे प्रदेशों में बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल अगर माफ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी आज राजनीति में, समाज में गिनती नहीं है, न पहचान है। तो पार्टी 20 साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर जातिवाद जनगणना को जनता के बीच में रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी में 5 नगर निगम, 17 नगर पंचायत, 87 नगर पालिका के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर से मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं।
रमेश राजभर कानपुर, अलका पांडे लखनऊ मेयर, आनंद तिवारी बनारस, दयाराम भार्गव। हालांकि जैसे ही राजभर ने मेयर पद के लिए 5 नामों की घोषणा की, तुरंत ही हड़कंप मच गया। ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही 5 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की, एक उम्मीदवार ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। ओपी राजभर ने लखनऊ से प्रयागराज में मेयर पद के लिए जिस महेश प्रजापति का ऐलान किया था, उन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया और खुद को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं। अगर मुझे लड़ना होता या मैं चुनाव मैदान में होता तो मेरी बात होती, या मुझे फ़ोन करके बताते कि नहीं भाई आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। जब मुझे जानकारी ही नहीं है। महेश प्रजापति खुद राजभर की पार्टी सुभा सपा के सहयोगी संगठन भागीदारी मोर्चा के पदाधिकारी हैं। ऐसे में एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद सुभा सपा में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एबीपी गंगा ने फिर से ओपी राजभर से संपर्क किया और इस राजनीतिक अफरा तफरी के बारे में सवाल किया, जिस पर राजभर ने अपनी पार्टी की तरफ से हुई गलती को स्वीकार किया। मैंने अरुण को फोन किया तो अरुण ने बताया कि नहीं ये महेश का नाम, क्योंकि महेश। तो फिर यहाँ बात की ऑफिस, तो कहा साहब यही वो लड़का टाइप कर रहा था, टाइप हुआ है, उसी को कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में ये बात सामने आई कि प्रयागराज से सुभा सपा ने उपेंद्र निषाद को मेयर पद का दावेदार बनाया है। निकाय में मिशन 700 के साथ साथ भाजपा ने अपना सारा फोकस लखनऊ में टारगेट 100 पर लगा रखा है। लखनऊ की हर एक सीट पर कड़ी लड़ाई होनी है। भाजपा के साथ साथ पूरे विपक्ष की लखनऊ पर नजर है। ऐसे में इस बार इन भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में विजय पताका फहराने के लिए भाजपा ने मिशन 100 वाला प्लान बनाया है, जिसके तहत भाजपा दूसरे दलों में सेंधमारी का प्लान तो बना रही है, साथ ही भाजपा की निगाह लखनऊ के करीब 2 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड्स पर भी है। दरअसल राजधानी लखनऊ में कुल 110 वार्ड हैं, जिनमें से 2017 के निकाय चुनाव में 21 मुस्लिम पार्षदों ने बाजी मारी थी। इन 21 में से 10 सपा, 2 कांग्रेस के पार्षद थे। भाजपा की तरफ से सिर्फ 1 मुस्लिम पार्षद ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में मिशन 100 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। निकाय चुनाव ऐलान होने के बाद से भाजपा लगातार इसके संकेत भी दे रही है। 5 अप्रैल को अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के इस बयान से सारी बात साफ हो जाएगी कि मुस्लिम समाज ने भी अब ये ठान लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी मुस्लिम समाज की तालीम की तरक्की की बात करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। हालांकि इस बार कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्र बदलने से कुछ पुराने वार्ड या तो दूसरे में मिल गए हैं या उन्हें खत्म करके नया वार्ड बनाया गया है, जिस वजह से लखनऊ का समीकरण बदला हुआ जरूर दिखेगा। एक तरफ भाजपा ने निकाय चुनाव की जंग में 700 का टारगेट तय किया, तो दूसरी तरफ भाजपा के सामने सहयोगियों के साथ मिलकर चलने की चुनौती भी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने निकाय चुनाव की लिस्ट जारी होने से पहले अपनी डिमांड रख दी है। अपनी मांगों से पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है। संजय निषाद ने पंचायत और नगर पालिका में 9 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, हमने लगभग नगर पंचायत के हैं 9 हैं और उतने ही के आसपास नगर पालिका के भी हैं। मेयर के लिए हमने कोई दावेदार नहीं किया। मैंने भी वार्डों में जो उतना हर जिले में लगभग हमारे वार्ड में जहाँ हालांकि संजय निषाद ने महापौर के लिए कोई दावेदारी नहीं ठोकी। बतौर भाजपा का सहयोगी उन्होंने सीट नहीं, जीत को जरूरी बताया है। देखिए, हम लोग सीट के लिए तो आए नहीं, हम लोग जीत के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कमल जीता है चाहे निषाद पार्टी जीता है, एक ही बात है, क्योंकि कार्यकर्ता है, उन्हें जीतना चाहिए। दरअसल गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और सपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में गए, बल्कि बड़े चेहरों पर भी दाव लगाकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। प्रयागराज से मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने विभाकर शास्त्री को टिकट देने की योजना बनाई है। विभाकर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे विभाकर शास्त्री खुद अपनी दावेदारी के बारे में ज्यादा तो बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। आलाकमान पार्टी हाईकमान तय करेगा वही चुनाव। हालांकि विभाकर शास्त्री ने अपनी उम्मीदवारी के संकेत जरूर दे दिए हैं। जहाँ तक प्रयागराज की बात है, वाराणसी की बात है, यहाँ पे मैं जानता हूँ क्योंकि हम इस एरिया में हम लोग का ज़्यादा प्रभाव है और मेरा ये मानना है कि इन जगहों पे हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। प्रयागराज में कांग्रेस के विभाकर शास्त्री के पीछे जाने की एक और वजह है। राज्य के कम से कम 38 विधानसभा क्षेत्रों और कम से कम 17 संसदीय क्षेत्रों में कायस्थ अच्छी खासी संख्या में है, जिसमें प्रयागराज जिले में बड़ी संख्या में कायस्थ मौजूद हैं।
प्रयागराज में मेयर पद के लिए विभाकर शास्त्री का नाम जैसे ही सामने आया, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप भी लगने लगे। कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस ने 11 अप्रैल को निकाय चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें लखनऊ नगर निगम के 15 वार्ड के पार्षदों की सूची जारी की गई। कानपुर चिड़ियाघर में आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने सरकार से सारस लौटाने की गुहार लगाई, जिसमें एक नया नाम जुड़ा है, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का, जिन्होंने योगी सरकार से आरिफ को सारस लौटाने की अपील की है। वरुण गांधी ने सारस और आरिफ का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। ये खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आजादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। 11 अप्रैल को आरिफ अपने सारस दोस्त से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे थे। सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दी गई थी। आरिफ को देखते ही सारस खुशी से चहकने लगा और बाहर निकलने के लिए बेचैन हो गया। अखिलेश यादव ने भी कई मंचों से आरिफ और सारस की दोस्ती टूटने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी हमेशा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवाज उठाती रही है और अब इस मामले में वरुण गांधी की एंट्री ने राजनीतिक चर्चा को और गर्मा दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।